नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। कवि और कविता श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमारा आज का कार्यक्रम है केदारनाथ सिंह। ये पाठ एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। कविताओं के शीर्षक हैं बनारस और दिशा। आइए अब देखते हैं कवि केदारनाथ सिंह की कविताओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं का विश्लेषण। विषय विशेषज्ञ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर तथा सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर अजय तिवारी। केदारनाथ सिंह स्वाधीनता के बाद उभरने वाली कवि पीढ़ी के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। आज हम उनकी 2 कविताओं पर चर्चा करेंगे, एक बनारस और दूसरी दिशा। कविताओं पर बात करने से पहले उनके बारे में एक चीज़ का जिक्र करना ज़रूरी है। शुरू में केदारनाथ सिंह गीत लिखा करते थे और जब वो इंटर में पढ़ते थे यानी 11वीं 12वीं में, तब उस समय के सबसे प्रसिद्ध कवियों के साथ, बच्चन के साथ, आज्ञे जी के साथ वो कवि सम्मेलनों में कविता पढ़ने जाते थे और उनकी कविताएं बहुत पसंद करते थे श्रोता। और कविताएं भी बड़ी ऐसी थीं, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। और इस तरह जो साधारण लोग हैं उनकी आत्मा से अपनी कविता को वे जोड़ लेते थे। इसलिए केदार जी को शुरू से ही लोगों का बड़ा स्नेह मिला और बड़े लोकप्रिय कवि रहे हैं केदारनाथ सिंह। यहाँ दोनों कविताएं बाद की कविताएं हैं। जब उन्होंने गीत का रास्ता छोड़ दिया और नए तरीके की कविता लिखने लगे, जिसको छंदहीन कविता कहते हैं या छंद मुक्त कविता कहते हैं। इस पर बात करने से पहले कि ये कविताएं क्या हैं, अगर हम संक्षेप में ये भी चर्चा कर लें कि छंद मुक्त और मुक्त छंद क्या है, तो इन कविताओं को और इस तरह की बात की तमाम कविताओं को समझने में बड़ी आसानी होगी। निराला जी ने हिंदी में जो नए काम किए थे, पुरानी लीकों को तोड़ा था, उनमें एक लीक छंद की लीक भी थी। तो छंद तो सब जानते हैं, पहले कविताएं एक विशेष छंद में लिखी जाती थी, दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया वगैरह वगैरह। तो बाद में आधुनिक युग में कवियों ने महसूस किया कि छंद के दायरे सीमित हैं, लेकिन कवि के भाव बदल चुके हैं, अब उस छंद में समाते नहीं हैं। इसलिए छंद से हट के हम कविता में अलग तरह की लय का उपयोग करेंगे। तो छंद तो टूट गया, लेकिन लय बनी रही, वो छंद मुक्त कविता थी। इसके 2 चरण रहे। पहला चरण था मुक्त छंद कविता का और दूसरा चरण हुआ छंद मुक्त कविता का। मुक्त छंद का हुआ कि छंद तो है लेकिन वो बंधा हुआ छंद नहीं है, मुक्त छंद है। जैसे दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही थी वह संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। लय है, यहाँ एक विशेष छंद की लय है ये, लेकिन वो बंधा हुआ छंद नहीं है। इस तरह छंद तो टूटा लेकिन छंद की लय बनी रही। लेकिन आगे चल के
ये लय भी टूट गई। और केदारनाथ सिंह की ये कविताएं जिस दौर की हैं, इसमें वो लय भी टूट चुकी है। हालांकि बनारस कविता में लय का कुछ सूत्र जहां तहां मिलता है और दिशा कविता में वो लय भी नहीं मिलती। इसलिए छंद मुक्त और मुक्त छंद, छंद मुक्त यानी छंद से मुक्त, और मुक्त छंद जिसमें छंद है लेकिन छंद बंधा हुआ नहीं है, मुक्त है। इन दोनों को समझना हमारे लिए आवश्यक है। अब बनारस कविता की पंक्तियां देखिए। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मड़ुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। ये अनुभव ठेठ बनारस का अनुभव है। वसंत आप जानते हैं सौंदर्य की ऋतु है। वसंत के साथ श्रृंगार, उल्लास, स्नेह, सृजन, इन भावों का संबंध है। बसंत में प्रकृति भी अपने भीतर की रचनाशीलता प्रकट करती है और रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। वसंत में मनुष्य की भीतर की रचनाशीलता भी फूट पड़ती है, जिसको हम प्रेम और श्रृंगार कहते हैं। और इस तरह वसंत भारत में लंबे समय से भवभूति के बाल्टी माधव से लेके और केदारनाथ सिंह के बनारस तक हम बराबर देखेंगे कि बसंत इस उल्लास, सौंदर्य और प्रेम को व्यक्त करने वाला अनुभव है। तो बनारस में जब ये बसंत आता है तो क्या करता है? आता तो वही बसंत है, लेकिन अब वो बनारस के रंग में रंग जाता है। और बनारस से जो भी परिचित हैं वे जानते हैं कि काफी गंदा शहर है। स्वच्छ भारत के बावजूद स्वच्छ बनारस नहीं हो पाया, और गलियों में आज भी बदबूदार ढेर मौजूद हैं जो कहते हो। तो बनारस का अपना मिजाज है, जो मिजाज आसानी से नहीं बदलता। वो अच्छा है, बुरा है, वो अलग बात है, लेकिन बनारस के लोगों में एक अजीब स्थिरता है, एक अजीब मस्ती है। तो उसके साथ जब बसंत जैसी ऋतु भी आती है तो बनारस के सांचे में ढल जाती है, और इसलिए वो जो गंदगी है, सारे बनारस वालों की जीभ किरकिराना उसका संकेत भी है। तो बनारसीपन भी रहता है और वो नयापन भी आ जाता है। दूसरे शब्दों में अगर इस चीज को कहा जाए तो वसंत ऋतु एक सार्वभौम अनुभव है, और बनारस का रंग एक स्थानीय अनुभव है। तो जो सार्वभौमता है वो स्थानीयता में परिवर्तित होती है। सार्वभौमता स्थानीयता को प्रभावित करती है, लेकिन स्थानीयता भी सार्वभौमता को प्रभावित करती है। जो बनारस का रंग है वो बसंत के भीतर अपना रंग जमा लेता है। ये विशेष बात है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। अब दोनों बातें हैं इसमें, कुछ है जो है और कुछ है जो नहीं है। तो बनारस में ऐसा है जो है भी, ऐसा है जो नहीं भी है। इसका अर्थ अभी आगे स्पष्ट हो जाएगा। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है, ये वहां गंगा का एक घाट है दशाश्वमेध, और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। पत्थर मुलायम होना देखने में विरोधाभास है, लेकिन जो सौंदर्य और स्नेह की ऋतु है तो उस कठोरता को भी वो मुलायम कर देता है। और ये जो आखिरी पत्थर है जो पानी में डूबा हुआ है, वो पानी में डूबने से कुछ आर्द्र है, कुछ और बसंत से मुलायम हो जाता है। यानी पत्थर मुलायम नहीं होता, उसका अनुभव बदल जाता है। और कवि का सत्य जो बाहर है वही ज्यों का त्यों नहीं होता है। कवि का सत्य उस बाहर के तथ्य को व बाहर की चीज को जो भावना से हम देखते हैं ये होता है। इसलिए भावना के रंग से जो वास्तविकता दिखाई पड़ती है वो कवि का सत्य है। इसलिए जो पत्थर है वो कुछ और मुलायम हो जाता है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। अब नमी आप समझते हैं एक शांति का भाव है, और बंदर तो बदमाश होते हैं, उनकी शरारत भी है और उनकी शांति भी है। और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। ये तो बड़ा मार्मिक बिंब है। आप देखें, ये जो भिखारियों के कटोरे हैं ये उनकी असहायता का, उनकी दीनता का प्रतीक हैं, लेकिन
ये भी एक चमक से भर उठे हैं। यानी जो भीतर का खालीपन है, वो खालीपन भी बसंत के प्रभाव से थोड़ा सा कुछ अपनी अपनी तीव्रता, अपना जो चुभने वाला अंश है वो कम कर लेता है। ये है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? तो खाली कटोरों में बसंत उतरेगा तो क्या करेगा? उसको भर नहीं देगा, तो उसका अभाव और तीखा हो जाएगा। जब कोई चीज होनी चाहिए और नहीं हो रही है, और जो पहले से है वो बड़ी तकलीफ दे है, तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। खाली कटोरों में बसंत का उतरना, जो सौंदर्य की ऋतु है, जो सबके लिए उत्साह उल्लास की ऋतु है, वो उसके लिए वही उल्लास लेके नहीं आता है। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। तो शहर में सब कुछ भरना ही नहीं है, खाली होना भी है। जो भिखारी के कटोरे का बसंत है, वो उसको और खाली करने वाला दर्द लेके आता है। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। अभी हमने कहा था सौंदर्य और सृजन की ऋतु है, प्रेम की ऋतु है, और यहाँ मृत्यु का चित्रण है। जीवन के साथ मृत्यु भी है, और दोनों लगातार हैं, साथ साथ हैं। और बसंत में भी, बनारस में भी और बसंत में भी जीवन के साथ मृत्यु लगी हुई है। इसके बाद जो अंश है, वो अंश बनारस की आत्मा में डूबा हुआ कवि ही लिख सकता है, और केदारनाथ सिंह के सर्वश्रेष्ठ अंशों में एक है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। ये जो धीरे धीरेपन है, बनारस के लोगों की बेफिक्री, मस्ती, उदासीनता, इसका बहुत अच्छा वर्णन यहाँ किया गया है। इससे अधिक इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। ये समूचे शहर को अगर ये धीरे धीरे होने की लय दृढ़ता से बांधे हुए है, तो मतलब है कि ये उस शहर का मिजाज है, ये उसकी संस्कृति का चरित्र है। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी। अब देखिए आप, बनारस हर चीज को सहेज के रखता है। स्वच्छ भारत में अगर गंदगी को सहेज के रखे हुए है, तो जो शताब्दियों और सहस्राब्दियों से, यानी हजारों सालों से उसका अपना चरित्र है, तो उसको भी सहेज के रखे हुए है। कि हिलता कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। अब आप इसमें देखें कि ये सब बनारस के सांस्कृतिक और मानवीय जीवन के उपकरण हैं। तो बनारस ने अपने सांस्कृतिक और मानवीय जीवन को बहुत सहेज के रखा है। जैसा है बनारस, वो इतने तूफान, इतनी आंधी आती है, इतने विदेशी हमले हुए, इतने मंदिरें तोड़े गए, इतना सब कुछ हुआ, इतने आंदोलन चले, इतना मस्जिद तोड़ा गया, सब हुआ, लेकिन बनारस बनारस बना रहा उन सारी चीज़ों के बावजूद। तो ये जो बाहर के हमलों, बाहर के परिवर्तनों और बाहर के आघातों से निरपेक्ष उसका अपनी मस्ती, अपने मिजाज में बने रहना है, ये बनारस का स्वभाव है। इतना ठहराव भारत के शायद किसी दूसरे शहर में नहीं है। मदुरई में भी इसकी तुलना में ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देता है। तो केदार जी ने बनारस के इस चरित्र को बड़े अच्छे ढंग से पकड़ा है, चित्रित किया है। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में। अब वो गंगा की आरती बड़ी प्रसिद्ध है उसकी। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है। अब ये अलग अलग उपादान हैं, कहने की जरूरत नहीं। जल बनारस की विशेषता है, और जल तो मनुष्य की आंतरिकता का भी प्रतीक है। मंत्र जो
उपाय मनुष्य ने किए हैं, शब्द की शक्ति है, संस्कृति का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, तो ये भी है जो मनुष्य की रचना है। जल तो मनुष्य की रचना नहीं है, लेकिन मंत्र तो मनुष्य की रचना है। और फूल, जो इन सारी चीज़ों के, फूल जीवन और मृत्यु दोनों में समान महत्व रखने वाली चीज़ है। वो बसंत से भी फूल का संबंध है और उस मुर्दे से भी फूल का संबंध है जो शव ले जाया जा रहा है। आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। जो आधा है वो पूरे संसार के साथ मेल में है, जो आधा नहीं है वो संसार अपनी गति से चल रहा है और बनारस का जो अपना मिजाज है ये उस संसार के मेल में नहीं है। ये आधा नहीं है का मतलब उसका न होना नहीं है, नहीं है का मतलब है संसार की चाल से न मिलना है। तो संसार एक तरफ चल रहा है, बनारस एक तरफ चल रहा है। जहां तक उसका मेल है वो आधा है, जहां मेल नहीं है वो आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, खड़ा है लेकिन उसके नीचे कोई खंभा नहीं है, फिर भी खड़ा है। यानी, और ये बात तो बनारस पर काम करने वाले विश्वनाथ मुखर्जी से लेकर तमाम लोगों ने कहा है कि बनारस तो विश्वास पर जीता है। अब वो अच्छा है बुरा है वो अलग बात है, लेकिन बनारस का स्वभाव है ये, विश्वास पर जीता है। तो जो है वह बिना किसी स्तंभ के खड़ा है, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। राख और रोशनी, रोशनी गंगा के तट का, और राख साधुओं का भी और शवों का भी, जीवन का, मृत्यु का, वैराग्य का, सब चीजों का। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। और इस तरह विश्वास कैसे वहां के मनुष्य को परिचालित कर रहा है इसका बिंब है ये। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर और दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। एक टांग उठी हुई है, एक टांग पे खड़े होकर अर्घ्य दे रहा है, लेकिन जिस सूर्य को अर्घ्य दे रहा है वो अलक्षित है। गंगा में तो सुबह देते हैं लोग, तो वो जो आधा है आधा नहीं है का रूपक, उसको यहां तक वे ले आते हैं। और इस तरह उसके धर्म, संस्कृति, विश्वास, प्रकृति और जीवन के आचरण, सब जगह उस दुविधा को या उस द्वैत को या उस विरोधाभास को वे इस शहर के माध्यम से उभारते हैं। ये बनारस का विशेष चरित्र है। दूसरी कविता है दिशा। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर, उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। इस कविता में अर्थ से अधिक अभिप्राय पर ध्यान देने की जरूरत है। स्कूल के बाहर बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो या तो स्कूल न जाने वाला बच्चा होगा या स्कूल के बाद बच्चा पतंग उड़ा रहा होगा। लेकिन जो बच्चा पतंग उड़ा रहा है वो इस समय स्कूल से निश्चिंत है, उसकी निश्चिंतता झलकती है, बच्चे का एक जो निश्चिंत स्वभाव है वो झलकता है। और दूसरी चीज, बच्चा सुन लेता है कि क्या कुछ पूछा किसी ने, लेकिन उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि उसको सुने और बताए हिमालय किधर है। मालूम है नहीं मालूम है वो सेकेंडरी है उसके लिए। उधर उधर जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। और ये जो बच्चे की अबोधता है और बच्चे की बेफिक्री है, उसका चित्रण है इसमें। और कवि पहली बार जानता है, कुछ सीखता है इस बच्चे से, क्योंकि कवि तो बड़ा है और हम लोग जो गृहस्थ होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो हजार तरह की चिंताओं में, हजार तरह की उलझनों में, हजार तरह के गुणाभाग में लगे रहते हैं। बच्चा इन सारी चीज़ों से बेखबर है, उसे हिमालय किधर होगा, उसके लिए इस समय पतंग ही सब कुछ है। ये जो बेफिक्र बच्चे का अपने कौतुक, अपने खेल से लगाव है, ये लगाव कवि के लिए सीख बन गया है। अभी आप देख रहे थे NCERT की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कवि केदारनाथ सिंह और उनकी कविताओं पर आधारित ये कार्यक्रम। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। लेकिन फिर भी
यदि आपके मन में पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो अपने मित्र या अपने अध्यापकों से ज़रूर चर्चा करें और हमें पत्र भी लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम एक नए कवि और उनकी कविताओं के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।